आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। देखिए, ये सिर्फ एक राजनेता की कहानी नहीं है, बल्कि आधुनिक राजनीति का एक बहुत जरूरी सबक है। ये कहानी हमें दिखाती है कि जब कोई आम आदमी सिस्टम को बदलने का वादा करके सत्ता के शिखर तक पहुंचता है, तो उसके साथ क्या-क्या हो सकता है। तो ये किसी एक इंसान के बारे में नहीं, बल्कि इस बारे में है कि एक पॉलिटिकल मूवमेंट को बनाने और बचाने के लिए क्या जरूरी होता है। आपको याद है वो चेहरा, मफलर पहने, एक साधारण सी वैगनार जलाते हुए किराए के घर में रहने वाला एक आम आदमी। ये छवि ही तो एक क्रांति का प्रतीक बन गई थी। और अब जरा आज देखिए, 10 साल बाद वही इंसान 45 करोड़ के आलीशान घर, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप और जेल की सलाखों से पहचाना जा रहा है। ये इतना जबरदस्त बदलाव कैसे आया? यही हमारी आज की पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। उनका राजनीति में आना किसी तूफान से कम नहीं था। सच में इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन की आग से निकलकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और 2013 में ही दिल्ली में धमाकेदार एंट्री की। और फिर आया 2015। दिल्ली ने जो देखा वो भारतीय राजनीति में शायद ही किसी ने सोचा होगा। आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीती। सोचिए, 67। ये एक आउटसाइडर की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। तो सवाल ये है कि उनकी शुरुआती कामयाबी का राज क्या था? ये कोई गहरी विचारधारा नहीं थी, बल्कि इसे हम कह सकते हैं सुविधा की राजनीति। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त, 20,000 लीटर पानी मुफ्त, ये वो चीजें थीं जिन्हें लोग हर रोज महसूस कर सकते थे। ये फॉर्मूला जबरदस्त हिट हुआ और उन्हें बहुत पॉपुलर बना दिया। लेकिन यहीं से एक बड़ा सवाल भी पैदा हुआ, क्या सिर्फ ऐसे फायदे एक लंबे समय तक चलने वाले पॉलिटिकल मूवमेंट की नींव रख सकते हैं? पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इसे एक नाम देते हैं, टेक्नोक्रेटिक पॉपुलिज्म। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। बड़ी बड़ी विचारधारा की बातें छोड़ो और लोगों की रोज की दिक्कतों का फटाफट स्मार्ट तरीके से सॉल्यूशन दो। और आज की भागदौड़ वाली दुनिया में ये मॉडल बहुत अपील करता है, क्योंकि ये तुरंत रिजल्ट देता है। लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे, इसकी अपनी कुछ बड़ी सीमाएं भी हैं, खासकर तब जब आपके पास मजबूत संगठन और सिद्धांत ना हो। तो एक तरफ तो दिल्ली के लोगों को ये मुफ्त सेवाएं मिल रही थीं, जो अच्छी बात थी, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी की जो सबसे बड़ी पूंजी थी, उसकी एंटी करप्शन वाली छवि बस वही चटकने लगी थी। और इसकी शुरुआत हुई एक ऐसे नंबर से जिसके बारे में सुनकर सब चौंक गए। 45 करोड़ रुपए। ये वो रकम थी जो खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री केजरीवाल के सरकारी घर को रेनोवेट करने पर खर्च हुई। सोचिए, जिस सादगी की नींव पर उन्होंने अपनी पूरी राजनीति खड़ी की थी, ये 45 करोड़ का आंकड़ा उस नींव पर एक बहुत भारी चोट जैसा था। यहां मसला सिर्फ पैसों का नहीं था, बिल्कुल नहीं। बात थी एक गहरे पाखंड की। विपक्ष ने इसे शीश महल का नाम दे दिया। ये आरोप उस इंसान के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह था जिसने कभी पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर कुछ एयर कंडीशनर लगवाने के लिए ही उन्हें घेर लिया था। और अब वही व्यक्ति खुद करोड़ों के महल में रह रहा था। बस इसी एक बात ने उनकी आम आदमी वाली इमेज को चकनाचूर कर दिया। लेकिन देखें, शीश महल तो बस एक व्यक्तिगत पाखंड का मामला था। इसके बाद जो आरोप लगे वो कहीं ज्यादा गहरे और सीधे पार्टी की जड़ पर हमला करने वाले थे। और वो आरोप था भ्रष्टाचार का। जी हाँ, वही भ्रष्टाचार जिससे लड़ने के लिए तो ये पार्टी बनी ही थी। तो मामला ये था, दिल्ली की नई शराब नीति। आरोप ये लगा कि ये पॉलिसी कुछ प्राइवेट वेंडर्स को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, और इसके बदले में जो करोड़ों की रिश्वत मिली, उसे कथित तौर पर आम आदमी पार्टी ने अपने गोवा के चुनाव अभियान में इस्तेमाल किया। ये कितनी बड़ी विडंबना है, जो पार्टी एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली, आज उसी पर देश के सबसे बड़े करप्शन स्कैंडल्स में से एक का आरोप लग रहा था। शुरू में पार्टी ने यही कहा कि ये सब एक राजनीतिक साजिश है, लेकिन ये तर्क धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। क्यों? क्योंकि एक के बाद एक पार्टी के टॉप लीडर्स की गिरफ्तारी होने लगी। पहले मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह और आखिर में खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जब निचली अदालतों से लेकर ऊपर की अदालतों तक जमानत बार बार खारिज होने लगी, तो लोगों के मन में भी शक गहराने लगा। तो अब सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी की इन कमजोरियों का फायदा विपक्ष और खासकर बीजेपी ने इतनी आसानी से कैसे उठा लिया? इसका जवाब सिर्फ एपी की गलतियों में नहीं है। इसका जवाब दोनों पार्टियों के काम करने के बुनियादी तरीके के फर्क में छिपा है। जरा इस फर्क को ध्यान से देखिए। एक तरफ बीजेपी, जिसके पास आरएसएस समर्थित कैडर का एक बहुत बड़ा संगठन है, जो साल के 365 दिन जमीन पर काम करता है, चाहे चुनाव हो या ना हो।
वहीं दूसरी तरफ एएपी की मशीनरी, जो असल में सिर्फ चुनाव के मौसम में ही पूरी ताकत से एक्टिव होती है। बीजेपी की स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव थी। वो एएपी के हर वादे का जवाब उससे भी बड़े वादों से देती थी, जबकि एएपी ज्यादातर रिएक्ट करती हुई दिखी। ये फर्क है एक इलेक्शन कैंपेन मशीन और एक मजबूत पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बीच का। और इसका नतीजा वो सबके सामने था। जहां 2015 में ऐप ने 67 सीटों का पहाड़ खड़ा किया था, 2025 के चुनावों में ये आंकड़ा धड़ाम से गिरकर 22 पर आ गया और बीजेपी 48 सीटों तक पहुंच गई। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो ये था कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से अपनी सीट भी हार गए। ये जनता की तरफ से सीधे सीधे अस्वीकार किए जाने का सबसे बड़ा संकेत था। और यहीं हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। देखिए, एएपी ने एक कुशल प्रशासन और स्मार्ट मार्केटिंग का कामयाब मॉडल तो दिया, लेकिन एक लंबे समय तक चलने वाले मजबूत आंदोलन के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं, यानी जमीन पर एक मजबूत संगठन और एक साफ सुथरी विचारधारा, वो पार्टी कभी नहीं बना पाई। ये एक ऐसा सौदा था जिसमें उन्होंने तुरंत की लोकप्रियता के लिए लंबी मजबूती को दांव पर लगा दिया। तो जो लोग भी राजनीति को समझना चाहते हैं या उसमें आना चाहते हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ा सबक है। एक स्थायी सफलता के लिए ये 3 स्तंभ बहुत जरूरी हैं। पहली, राजनीतिक गहराई, जो सिर्फ नारों से आगे की सोच हो। दूसरी, संगठनात्मक ताकत, जो सिर्फ चुनावों के लिए नहीं बल्कि हमेशा काम करे। और तीसरी, वैचारिक सुसंगतता, जो हर मुश्किल में पार्टी को एक दिशा दे। सिर्फ टेक्नोक्रेटिक पॉपुलिज्म इन तीनों चीजों की जगह नहीं ले सकता। और इस तरह ये कहानी एक पूरा चक्कर काटकर वहीं आ जाती है। एक आम आदमी जो राजनीति बदलने के वादे के साथ आया था, आखिर में लोगों की नजरों में बस एक और राजनेता बनकर रह गया, जो सत्ता के खेल और उसके अपने ही विरोधाभासों में उलझ गया था। आपका ये पूरा सफर एक चेतावनी है। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि लोकतंत्र में एक मजबूत राजनीतिक आंदोलन खड़ा करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मुफ्त सेवाओं से मिली लोकप्रियता एक हद तक ही साथ देती है। असली सवाल तो ये है, क्या राजनीति में आने वाली नई पीढ़ी इस सबक पर ध्यान दे रही है?